आयोनाइजेशन होती है, एक में डायरेक्ट आयोनाइजेशन है और एक में इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन है। हम कहते हैं कि डायरेक्ट आयोनाइजेशन किन रेडिएशन से होती है? ये होती है जो चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? जैसे कि अल्फा, बीटा, ये जो है ये चार्ज पार्टिकल, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +2 और बीटा के ऊपर माइनस चार्ज है। तो जब ये हिट करते हैं किसी मैटर को तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नॉकआउट होना आयोनाइजेशन कहलाता है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव आयन जो है वो जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का पेयर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। दूसरा है जी इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन जो है रेडिएशन, ये न्यूट्रॉन्स और जैसे कि गैमा पार्टिकल्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये बहुत सी एनर्जी जो है वो मैटर को ट्रांसफर कर देते हैं। वो जब मैटर एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो उसकी जो सेल्फ आयोनाइजेशन है हो जाती है, वहां से फिर चार्ज पार्टिकल जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जो मैटर है उसमें भी जो है आयोनाइजेशन जब प्रोड्यूस होती है तो वो चार्ज पार्टिकल्स भी चूंकि गैमा या न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहे होते हैं, दो बहुत सी एनर्जी वो गेन कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन, जो है वो रेडिएशन की वजह से हो रही है। अब हम डिटेक्शन एंड मेजरमेंट की तरफ जाते हैं, तो इसमें हम सिर्फ दो मेथड पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से मेथड्स हैं जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और हम उसे देख सकते हैं कि उससे उसका इम्पैक्ट क्या है। तो लेकिन हम सिर्फ दो मेथड जो है वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला है वो आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये एक बेसिक है कि जब भी आप कोई भी क्लोज वेसल में गैस मालिक्यूल ले लेते हैं 1 atm या 1 < 1 atm, तो उसमें इंटर होने वाले जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, जैसे कि रेडिएशन आ रही है उसके अंदर किसी भी किस्म की, भले वो अल्फा, बीटा, गैमा या कुछ और है, न्यूट्रॉन है या पॉजिट्रॉन्स हैं, वो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी जो है मालिक्यूल्स को, गैस के मालिक्यूल्स को जो कि किसी क्लोज वेसल के अंदर है, और इस तरह से फिर वो आयोनाइजेशन का बायस बनते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सी है। ये एक मेटालिक सिलेंडर है, उसको आप एक सूटेबल गैस जो है वो ले लेते हैं इसके अंदर, और इसमें जो आयोनाइजेशन आ रही है डिस्टॉर्शन, ये क्यों है यार डिस्टॉर्शन? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर है, उसमें हम कोई गैस ले लेते हैं लेस देन 1 atm,
फिर उसको जो है हम किसी काउंटर से, रेडिएशन काउंटर से कनेक्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं वोल्टेज को, और हम उसे जो है वो काउंट कर सकते हैं रेडिएशन को। आयोनाइजेशन में अब इसका यह है कि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है दो चीज़ों के दरमियान। ये एक सेंट्रल रॉड है, इस पे आप एक पॉजिटिव, जैसे आप पॉजिटिव से एज ए एनोड यूज़ कर रहे हैं, और ये उसकी जो मेटालिक सरफेस है बाहर वाली आउटर सरफेस, मेटालिक सरफेस जो है इसके ऊपर आप जो है इसे नेगेटिव, जो उसका बैटरी का टर्मिनल उससे जोड़ते हैं। इस तरह से हम एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देते हैं बिटवीन दिस सेंट्रल रॉड एंड सरफेस ऑफ द मेटालिक सिलेंडर। हम कहते हैं कि जब कोई एनर्जेटिक पार्टिकल सिलेंडर के अंदर इंटर होता है तो इसके इंटर होने से आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट होते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं, जो जनरेट होने वाले पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वो मूव करते हैं अपने उसकी ऑपोजिट आयंस, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ, यानी कैथोड और एनोड की तरफ। ये डिपेंड करता है कि कितने जो पार्टिकल्स हैं वो सिलेंडर के अंदर इंटर हो रहे हैं, उसी हिसाब से आपको जो है वो जो वोल्ट आपको जो सिग्नल मिलता है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होती है जब ज़्यादा तादाद में पार्टिकल्स सिलेंडर के अंदर इंटर होते हैं। तो फिर हम इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके तो इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो वर्किंग में ये दो तरह के आयोनाइजेशन चैम्बर होते हैं। एक को हम कहते हैं कि नॉन इंटीग्रेटिंग यानी पल्स टाइप जो है आयोनाइजिंग आयोनाइजेशन चैम्बर है। दूसरा इंटीग्रेटिंग आयोनाइजेशन चैम्बर है। जो नॉन इंटीग्रेटिंग आयोनाइजेशन चैम्बर है, इसमें जो आप गैस यूज करते हैं उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, और आप जो है हर रेडिएशन जो कि इस चैम्बर के अंदर आ रही है उसको अलग से काउंट कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटिंग टाइप आयोनाइजेशन चैम्बर है, इसमें आप जो ऐसी गैस सेलेक्ट करते हैं जिसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा है, और फिर आप उसे जो कलेक्टिव जो है इकट्ठा रिस्पॉन्स देती है बहुत सारी रेडिएशंस का, और एक करंट की शक्ल में सर्किट में फ्लो करती है। तो आप उसकी वोल्टेज को, करंट को मेजर करके आप जो है वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, रेडिएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें हम जो इसको नेक्स्ट हम इसकी फिगर में देखते हैं, ये नॉन इंटीग्रेटिंग टाइप आयोनाइजेशन चैम्बर है। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे आपने गैस ली हुई है और ये वही क्लोज ट्यूब है। ये दरमियान में यहाँ पे ये भी जो है ये इलेक्ट्रोड है। जैसे आप समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये इसके ऊपर आपने बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल, कोई एक टर्मिनल आप इसके साथ जोड़ते हैं। जैसे आपने इसे एनोड बना लिया तो ये आउटर सरफेस है, मेटालिक सरफेस, इसको आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो ये कैथोड बन जाता है। तो ये बाहर से इंसुलेटेड है, और यहाँ पे आप एक विंडो बना लेते हैं जहाँ से आप रेडिएशन को इंटर करते हैं। जैसे ही रेडिएशन इसमें इंटर होती है तो यहाँ पे आयोनाइजेशन होती है। तो इसमें ये आपने एक बैटरी भी है यहाँ पे जोड़ी हुई है, और यहाँ हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपने कैपेसिटर जो है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो कैपेसिटर जो है वहाँ पे चार्ज स्टोर होता है, और फिर उसी चार्ज को आगे रीड किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है और काउंट किया जाता है। जैसे इसमें रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत कम है गैस का, यानी कि जैसे ही इंटर होगी जो है आयन रेडिएशन इंटर होगी तो फौरी तौर पे गैस जो है वो आयनाइज हो जाएगी। जैसे कि आप यूज़ करते हैं आर्गन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, आर्गन का रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता है। तो आप ब्रोमीन को यूज़ करेंगे क्योंकि वो जल्दी रिस्पॉन्स टाइम देती है और जल्दी से आयनाइजेशन उसकी फौरी होती है। और जो है उसका जो मूव है उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस करती है, यानी कि एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो जल्दी से मूव करते हैं, उनकी वो रिस्पॉन्स टाइम उसका कम है। तो आप हर रेडिएशन जो कि इंटर होने वाली रेडिएशन है उसका काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। ये नॉन इंटीग्रेटिंग या पल्स टाइप आयोनाइजेशन चैम्बर है। जैसे हम कहते हैं, एज द चार्ज पार्टिकल पासिस थ्रू द गैस चैम्बर, आयन इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब आयोनाइजेशन होगी।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा है, तो पॉजिटिव आयन जो है वो चैम्बर के वॉल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे चूँकि वो एज अ कैथोड यूज़ हो रही है, और इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे क्योंकि वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड एज एनोड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एक्सट्रीमली शॉर्ट इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो निकलता है या पल्स निकलती है। उस पल्स को आप कैपेसिटर के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, और उस जो आने वाले सिग्नल क्योंकि बहुत शार्ट है, माइन्यूट है, उसको फिर आप एम्पलीफाई भी करते हैं। एम्पलीफाई करके आप उसको जो है सिग्नल को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कितनी तादाद में पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाता है कि सिग्नल की जो कैपेसिटी है, यानी जो सिग्नल की मैग्नीट्यूड आपके पास आ रही है, तो वहाँ से आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि कितने जो पार्टिकल्स हैं वो इंटर हो रहे हैं। इसमें अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हैं, तो आप ये वाला चैम्बर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये कहता है कि 1 लाख या 1 लाख जो है काउंट 1 सेकंड में 1 लाख का काउंट जो है, ये वाला डिटेक्टर जो है वो दे सकता है। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, इस वक़्त आप लोग 24 हैं। इसमें जो इस चैम्बर के थ्रू जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, उसमें ये फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, ये न्यूक्लियर रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है। जैसे अल्फा पार्टिकल्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा आयोनाइजेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ट्रांसम्यूटेशन अगर हो रही है, मतलब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कौन सी रेडिएशन निकल रही है, तो उसको भी हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी है, जिसे हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराते हैं किसी न्यूक्लियस के ऊपर, मुख्तलिफ जो एलिमेंट के न्यूक्लियस हैं उनके ऊपर न्यूट्रॉन की जो बम्बार्डमेंट की वजह से रेडिएशन आ रही है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी काउंट कर सकते हैं। दूसरा है इंटीग्रेटिंग टाइप आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें आप जो गैस फिल करते हैं उसका रिस्पांस टाइम कम होता है। जैसे आप आर्गन या हीलियम है, उसका रिस्पांस टाइम कम है, यानी उसकी आयोनाइजेशन जो है वो टाइम लेती है टेक। तो फिर आपको जो है रिस्पांस टाइम कम होने की वजह से आपको जो है कंटिन्यूस फ्लो जो है करंट का मिलता है, यानी कि बहुत सी रेडिएशन जो है वो एंटर होती हैं, बहुत सी आयोनाइजेशन होती है, तो फिर एक जो अच्छी खासे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो वो एक करंट की शक्ल में फ्लो करते हैं। जब ये करंट फ्लो करता है तो यहाँ से आप इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पहले भी आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब ऑपोजिट फ्लो करेगा करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप आएगा। तो उस ड्रॉप को आप यहाँ पे वोल्ट मीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपने इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल लिया है, आप समझते हैं ये 150 वोल्ट है, तो बाद में आपको पता चला कि 150 वोल्ट की बजाय 140 रह गया है, 130 रह गया है। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आप इस वोल्ट मीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क उन दोनों में ये है कि वहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, यानी एक्स और वाई वाली प्लेट्स हैं, दोनों अंदर हैं। वहाँ पे आपने जो उसका आउटर बॉडी था, जो नॉन इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर है, वहाँ पे जो आउटर बॉडी है इसकी, जो ट्यूब की, उसको आपने चार्ज दिया हुआ है, यानी उसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स वाई प्लेट्स हैं, एक को आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक को नेगेटिव चार्ज देते हैं, दोनों ही इस चैम्बर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे फिर ये है कि जो आपकी गैस यूज़ कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स टाइम कम है, तो रिस्पॉन्स टाइम कम है तो बहुत से इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे होते हैं तो उनको बहुत से इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा डिटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे आपको जो काउंट्स मिलते हैं वो पर सेकंड में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे वो काउंट्स आप नहीं देखते, यहाँ पे आप जो है ये उसका जो जो रेडिएशन इसके अंदर एंटर हो रही हैं, तो फिर यहाँ पे आप उनका इकट्ठा जो इम्पैक्ट है वो रेडिएशंस का, वो आप यहाँ पे वोल्टेज की शक्ल में आप वहाँ से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है आयोनाइजेशन चैम्बर जो 2 तरह के हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, गीगर मुller जो काउंटर है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली यूज़ भी किया जाता है, आसानी से अवेलेबल भी है। तो इसको रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी प्रिंसिपल बेसिक वही है जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर में आपने देखा,
तो यहाँ भी आयोनाइजेशन गैस की जाती है और यहाँ पे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट करते हैं एनोड और कैथोड के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स को जो कि मूव करते हैं एनोड की तरफ, तो उनको फिर आप यहाँ से जो सिग्नल देते हैं तो उसको आप काउंटर करते हैं। अब इसमें ये देखें, ये इसका जो है ये बेसिकली इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये इसका जो आउटर सरफेस है, यानी कि ये मेटालिक होता है, ये मेटालिक सरफेस है सिलेंडर की, और ये जो दरमियान में है ये एक टंगस्टन जो एलिमेंट है उस मेटल की ये इलेक्ट्रोड की शक्ल में उस वो मेटल का ये रॉड है जो कि इंस्टॉल है बिल्कुल सेंटर में। आप इस रॉड को थ्रू रेजिस्टेंस आप इसको बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी है, यह 1000 से 3000 वोल्ट जो है ये बैटरी जो यहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं, इसको आप रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये टंगस्टन का ये वाला जो रॉड है ये एज अ एनोड काम करता है। और दूसरी तरफ ये इसका मेटालिक बॉडी है, यानी मेटालिक सरफेस है इसकी सिलेंडर की। तो इस सिलेंडर को आप नेगेटिव, इस सरफेस को आप नेगेटिव टर्मिनल है जो बैटरी का उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल से जब आप इसे कनेक्ट करते हैं तो ये एज अ कैथोड जो है वो काम कर रहा होता है। तो आपके पास एक एनोड है जो कि सेंटर में मौजूद है और दूसरा ये आउटर सरफेस है इसकी सिलेंडर की, ये जो है ये एज अ कैथोड काम कर रही है क्योंकि इसे आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। हाई वोल्टेज बैटरी है और 1000 से 3000 वोल्ट आप इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर आप समझ लें कि यहाँ पे एक किस्म का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अच्छा खासा मौजूद है। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लो जो आप चार्ज का है वो यहाँ पे यूँ सेटअप होता है। यानी अगर हम देखें कि इसमें से ये जो आपका एज अ एनोड है, यहाँ से आप समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कैथोड से एनोड की तरफ, तो यानी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये एरो के ज़रिए यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसको शो किया गया है। अब इसमें इसको ज़रा गौर से आपने समझना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गीगर मिलर जो काउंटर है। तो यहाँ से आपने ये होता इसमें क्या है, इसमें आप एक गैस जो है वो फिल करते हैं। अन तो इसमें यहाँ पे ये बाहर इसके ना एक शीशे का यानी ग्लास का एक बना हुआ, यानी ये सेंटर में ये रॉड मौजूद है, ये सिलेंडर मौजूद है। उसके बाहर आउटर सरफेस जो है, इस पूरे की पूरी आउटर सरफेस ऐसे आपने कैविटी जो है, ग्लास की कैविटी है उससे ये आपने कवर किया हुआ है इसको। तो यहाँ से एक साइड से आपने माइका विंडो लगाई हुई है। माइका वो वाला मटेरियल है जो किसी रेडिएशन को फैसिलिटेट करता है अपने अंदर से पास होने के लिए। तो यहाँ से रेडिएशन इसके अंदर जो है वो इंटर होती है। जैसे ही रेडिएशन इसके अंदर इंटर होती है तो यहाँ पे मौजूद जो गैस है, आर्गन गैस इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो गैस जो है इसमें आप जो है उसका सर्टेन प्रेशर है, वो हम आगे चल के देखते हैं कितना प्रेशर है। तो गैस आप इसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो जैसे ही इंटरेक्ट करती है रेडिएशन के साथ तो आयोनाइजेशन हो जाती है। अब जो रेडिएशन होते हैं इनकी जैसे कि गैम आप क्या समझते हैं कि अल्फा रेडिएशन या बीटा रेडिएशन है। तो रेडिएशन में जो एनर्जी है रेडिएशन की वो अच्छी खासी है। यानी जैसे इसने किसी गैस के मालिक्यूल को हिट किया तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हुआ और जो गैस का मालिक्यूल है इसका पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से हम जो फर्स्ट हिट है, यानी कि ये थी गैस, जो रेडिएशन है ये आ रही है और ये गैस का मालिक्यूल है। तो जैसे आप इसे एम से इंडिकेट करते हैं, तो गैस का मालिक्यूल जो है इसको जो फर्स्ट हिट है किसका, रेडिएशन का, इसको हम बोलते हैं ये प्राइमरी आयोनाइजेशन हो रही है।
तो प्राइमरी आयोनाइजेशन जो है उससे एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाता है और एक जो है पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। इसको आप बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि कैटायन इलेक्ट्रॉन पेयर आप इसे बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अच्छी खासी एनर्जी है जो कि यहाँ से इसको निकलते हुए मिली है। दूसरा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यानी कि 1000 से 3000 वोल्ट का। तो ये जब फील्ड मौजूद है, फील्ड का मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये फील्ड की तरफ जो है वो मुतासर होते हैं, फील्ड की तरफ मूव करते हैं। तो ये किसकी तरफ मूव करेगा? ये इलेक्ट्रॉन चूंकि एनोड की तरफ मूव करेगा, इसकी जो है इसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो चार्ज है। ये वाला जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है और एनोड कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल रॉड की तरफ मूव करेंगे और जो कैटाइन होंगे गैस मॉलिक्यूल के, वो बॉडी जो इसका बॉडी है, इसका जो मेटालिक बॉडी है, इसे गीगर मिलर ट्यूब का, इसे गीगर मिलर ट्यूब भी बोलते हैं, इस ट्यूब का जो मेटालिक बॉडी है इसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर लेंगे, यानी एक्सेलरेटेड हो जाएंगे। क्यों एक्सेलरेटेड हो जाएंगे? क्योंकि हायर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इनकी जो स्पीड है एनोड की तरफ वो बढ़ जाएगी। इस ऐसी शक्ल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर क्या होगा, ये एक और गैस के मॉलिक्यूल के साथ जो है ये हिट होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, और वहां से फिर क्या होगा कि एक और मॉलिक्यूल जो है वो गैस का आयोनाइज हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम कहेंगे ये M+ बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है और पैदा हो जाएगा। यानी ये प्राइमरी आयोनाइजेशन थी। अब इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन। जैसे आपने एक रेडिएशन एंटर हुई, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास आया, उस इलेक्ट्रॉन ने जो एक्सेलरेट जब हुआ तो उसने गैस के दूसरे मॉलिक्यूल को हिट किया और वहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक कैटायन जो है वो जनरेट हुआ। इसको बोलते हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन। इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए? 2, यानी कि एक प्राइमरी आयोनाइजेशन की वजह से उसने नॉकआउट किया दूसरे गैस के मालिक्यूल को, तो गैस के मालिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक जो है प्रोजेक्टाइल है यानी हिट होने वाला इलेक्ट्रॉन है और एक बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट ये 1 है, अब इलेक्ट्रॉन काउंट 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट जो है उसकी तादाद जो है वो 2 हो गई है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी फिर जो है वो आगे ये एक्सेलरेट होता है क्योंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो फिर ये फर्दर आयोनाइजेशन करता है, यानी ये फिर इलेक्ट्रॉन एक और गैस के मॉलिक्यूल के साथ हिट होता है और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट करता है और फिर जो है यहाँ पे एक कैटायन जनरेट होता है। इस तरह से एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो गया। हमने अभी जो बात की प्राइमरी आयोनाइजेशन की बात की, ये प्राइमरी आयोनाइजेशन है, ये सेकेंडरी आयोनाइजेशन है, ये फिर आप कह लेंगे सेकेंडरी आयोनाइजेशन, सेकंड सेकेंडरी आयोनाइजेशन। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है जारी रहता है। इसको हम बोलते हैं कि ये चेन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। हम कहते हैं कि चेन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। क्या चेन रिएक्शन हो रहा है? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को हिट कर रहे हैं और मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन मजीद जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो आप इसका इफेक्ट क्या बन रहा है? इफेक्ट ये बन रहा है कि जो आपके पास इस एक एक रेडिएशन जो है इंटर हुई थी, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन हायर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती चली जाती है। पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंडरी आयोनाइजेशन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड सेकेंडरी आयोनाइजेशन 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इस तरह बहुत से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं। तो ये होल दी, ये आप समझते हैं कि ये वाला जो ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो है जिसे हम एनोड कह रहे हैं, इसके इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं।
यानी इसके हर तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। गैस के मालिक्यूल जो हैं आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं सारे के सारे, तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन हो जाती है यहाँ पे। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ये आप एनोड की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये एनोड की तरफ पहुंचते हैं तो एनोड जो है इन इलेक्ट्रॉन को वसूल करता है, और वसूल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल कराता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रैवल करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यूं करके ट्रैवल कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचते हैं, इस रेजिस्टेंस जिसे हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये तकरीबन 100 मेगा ओम की होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पहुंचते हैं, इस लोड रेजिस्टेंस से पास होते हैं, तो यहाँ पे आपने एक डिटेक्शन का सेटअप जो है वो लगाया हुआ है। सिग्नल को जो डिटेक्ट किया जाता है वो यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आपको सिग्नल यहाँ से मिल जाता है, किसकी मिलता है, इन इलेक्ट्रॉन के यहाँ से पास होने की वजह से ये सिग्नल आपको मिल जाता है। तो ये सिग्नल आपको ये शो करता है कि रेडिएशन जो है गीगर मुller काउंटर के अंदर हो रही है। तो आपको एक काउंट मिल जाता है, एक काउंट आपको मिल गया। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं आगे, मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आ रहे हैं, इधर इसलिए आ रहे हैं कि ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वसूल हुए और फिर ये इस रेजिस्टेंस में से गुजरे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए। अब ये जो पॉजिटिव आयन थे, ये वाले, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये भी तो एक्सरिएट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे मेटल सरफेस के ऊपर होते हैं, वो भी पहुंच जाते हैं, रेडिएशन उनकी भी हो रही है। तो पॉजिटिव आयन जो है वो भी कैथोड की सरफेस के ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है फिर इन पॉजिटिव आयन के साथ जो इन पॉजिटिव आयन के साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं। अब जब ये इन पॉजिटिव आयन के साथ जो रिकम्बाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं कि ये मालिक्यूल जो है दोबारा से प्रोड्यूस हो गया, यानी गैस का मालिक्यूल हमने कहा M था, तो वो M जो है वो M प्लस में पहले चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, इलेक्ट्रॉन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके M में वापस चला जाता है। अब कि आपको एक बात तो पता होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी न्यूक्लियई में किसी पॉजिटिव चार्ज के वैलेंस शेल में एंटर होता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। जैसे होता है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में इंटर होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ से रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अच्छी खासी अमाउंट में रिलीज हो रही है, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो वो एनर्जी जो है इन गैस के मालिक्यूल को दोबारा से आयोनाइज कर सकती है, दोबारा से आयोनाइज कर सकती है। तो जब दोबारा आयोनाइज होगी तो फिर जो है दोबारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे, तो ये काम तो गलत हो जाएगा। आपको तो एक काउंट मिल गया यहाँ से, जैसे ही एक रेडिएशन एंटर हुई तो आपको यहाँ पे काउंट मिल गया। लेकिन अब आप अगर आपको दूसरा काउंट नहीं मिल रहा और रेडिएशन दूसरा काउंट मिल गया और रेडिएशन एंटर नहीं हुई, तो फिर वो काम गलत हो गया। तो फिर यहाँ पे क्विंच आती है। क्विंच का मतलब है कि कोई हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं तो उनकी एनर्जी को जो है आप जो है वो एडजस्ट करते हैं, एनर्जी को एडजस्ट करते हैं मालिक्यूल के जरिए, किसी दूसरे प्रोसेस के जरिए एनर्जी को एडजस्ट किया जाता है। अब क्या करते हैं फिर हम इसमें इसमें हम अल्कोहल डालते हैं थोड़ी सी। अल्कोहल के जो मालिक्यूल हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, यानी हम कहते हैं ये जो है ये अल्कोहल को इंडिकेट करता है। तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की शक्ल में, वो बजाय इसके कि वो गैस के मालिक्यूल को जो अंदर मौजूद है उनको आयनाइज करे, वो अल्कोहल के मालिक्यूल जो हैं वो उसको रिसीव करते हैं। जब अल्कोहल के मालिक्यूल उसको रिसीव करते हैं तो फिर
वो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अल्कोहल के मालिक्यूल जो है वाइब्रेट है या उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो थर्मल और वाइब्रेशनल एनर्जी में ये चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रिलीज हो रही थी यहाँ से, तो वो आपको सेकंड काउंट फिर नहीं मिलता। तो इस तरह से इसको कंपनसेट करने के लिए इसको बोलते हैं कि हम इसकी क्वेंचिंग कर रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसके अंदर मजीद है वो ये है कि आपने एक रेडिएशन इंटर हुई तो बहुत से इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से प्रोड्यूस हुए, बहुत से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। तो इसको एवलांच इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस होने को। और जब इलेक्ट्रॉन जो है फिर चूंकि वो एनोड की तरफ आते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं, रिकम्बाइन करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो आपको एक काउंट दे देते हैं, मामला ख़त्म हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ से रिलीज हो रही थी वो आपने इसके अंदर एक क्वेंचिंग गैस डाली गई है, जैसे हम केमिकल क्वेंचिंग बोलते हैं। हम क्वेंचिंग की दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो क्वेंचिंग इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग भी हो सकती है। यानी आप इन टर्मिनल पे रिले लगा दें तो इस पे यहाँ पे जो वोल्टेज है वो चेंज होता रहे, यानी ये एनोड की बजाय ये सेंटर वाला कैथोड बन जाए और बाहर वाला कैथोड की बजाय एनोड बन जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग होती है। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो इसके अंदर क्वेंचिंग की जाती है केमिकल क्वेंचिंग, वो आप इसमें अल्कोहल जो है वो डाल देते हैं। तो अल्कोहल के मालिक्यूल वो एनर्जी हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करके वो वाइब्रेट कर लेते हैं या उनकी थर्मल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं थर्मल और वाइब्रेशनल एनर्जी में जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई, तो उसने सेकंड आयोनाइजेशन नहीं की, तो आपको एक एक तरीके से एक काउंट मिल गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि आयोनाइजेशन तो बहुत सारी हैं, इंटर हो रही हैं, लेकिन आप तो इसको यहाँ तक पहुँचते हुए इलेक्ट्रॉन को टाइम लगता है, कुछ ना कुछ टाइम तो लाजमी लगता है। जैसे जो है हम कहते हैं 200 से 300 जो है वो मिली सेकेंड जो है, या आगे हम इस टाइम को देखेंगे कितना एग्जैक्ट टाइम है, कुछ ना कुछ टाइम, लेट्स सपोज हम कहते हैं 1 सेकंड लगता है। वैसे ही हम मैं कह रहा हूँ कि चलें देख लें 1 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड के अंदर एक रेडिएशन तो नहीं इंटर हो रही। अगर ज्यादा रेडिएशन यहाँ पे मौजूद है तो और रेडिएशन भी इंटर होंगी, लेकिन आपको काउंट तो एक ही मिलेगा। तो भले रेडिएशन जितनी भी इंटर हो, काउंट आपको एक मिलेगा। किस वक्त तक दूसरा काउंट नहीं मिल सकता? जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक प्रोसेस, पहली रेडिएशन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रोसेस को कंप्लीट ना कर लें, यानी यहाँ से मूव करके इधर आके डिस्चार्ज ना हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर आके डिस्चार्ज हो जाएंगे फिर आपको दूसरा काउंट मिलेगा। जब दूसरे रेडिएशन, जब आपको जो दूसरी इंटर होने वाली रेडिएशन है उसका जो यहाँ पे दूसरी रेडिएशन आप इन सेंस में कह सकते हैं, जो दूसरी काउंट होने वाली रेडिएशन है उससे आपको दूसरा सिग्नल फिर यहाँ से मिलता है। अब इस टाइम में मास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर आप वो रेडिएशन इंटर हो रही है तो वो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। 1 सेकंड बाद जो रेडिएशन इंटर होगी वो आप काउंट करेंगे। तो इस तरह से इसमें फिर एक डेड टाइम आ जाता है। हम कहते हैं उसे डेड टाइम, हम इसलिए कहते हैं कि आपका ये जो गीगर मुलर काउंटर है ये इनअफेक्टिव हो जाता है कुछ टाइम के लिए, यानी ये रिस्पॉन्स नहीं देता, आपको कोई रीडिंग नहीं देता, आपको कोई सिग्नल नहीं देता। एक सिग्नल देता है उस टाइम में, तो एक रेडिएशन को ये काउंट कर रहा है, दूसरी तीसरी चौथी रेडिएशन जो कि उसी टाइम के अंदर डेड टाइम में इंटर हो रही है उनको ये काउंट नहीं कर पाता। तो हम कहते हैं कि ये इसका एक फॉल्ट है कि इसके अंदर एक डेड टाइम मौजूद है, यानी डेड टाइम, इट इज़ इनअफेक्टिव, यानी गीगर मुलर काउंटर जो है इज इनअफेक्टिव इन दैट टाइम। तो हम कहते हैं कि ये इसका ड्रॉबैक है। इसमें फिर इसलिए जहाँ पे बहुत सी रेडिएशंस आ रही हों वहाँ पे आप आयोनाइजेशन चैम्बर तो यूज़ कर सकते हैं, जो पीछे आपने देखा, जहाँ पे आप 1 लाख जो है काउंट्स ले सकते हैं 1 मिनट में। तो यहाँ पे आप जो है वो वाली जहाँ उन अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप गीगर मुलर ट्यूब को काउंट यूज़ नहीं कर सकते। अगर रेडिएशन कम आ रही हैं, यानी कि बहुत कम, आपको पता है कि ये इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एरिया नहीं है, इसमें रेडिएशन कम आ रही हैं, तो फिर आप गीगर मुलर ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं।
तो एक और बात जो इसका ड्रॉबैक है, ये पहला ड्रॉबैक है कि इसके अंदर एक डेड टाइम मौजूद है। उस डेड टाइम के अंदर आप किसी भी फर्दर रेडिएशन को आप काउंट नहीं कर पाते। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है वो ये है कि रेडिएशन किस टाइप की है, भले वो अल्फ़ा बीटा गैमा या कोई ऐसी रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे ना, आयोनाइजेशन हो जाती है। रेडिएशन कोई भी किसी भी किस्म की हो, आयोनाइजेशन हो जाती है। तो इसमें आप बहुत सा पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सरिएट भी कर रहे हैं और बहुत से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। बहुत से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के इफेक्ट को आप एवलांच इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें एवलांच इफेक्ट भी है। तो आप एक जो रेडिएशन आपने इंटर की है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये आपको नहीं पता चलेगा बिल्कुल भी कि अल्फा रेडिएशन थी या बीटा थी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, ये बिल्कुल भी आप इससे गैस नहीं कर सकते। ये इसका दूसरा फॉल्ट है। तो दो मेजर फॉल्ट हैं। जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये आसानी से अवेलेबल है और इसे यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं मार्केट में। ये आसानी से अवेलेबल है और ये आप वहाँ पे आप यूज़ करते हैं कि जहाँ पे आपको रेडिएशन काउंट लेना होते हैं, लेकिन रेडिएशन की लो काउंट जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। जो न्यूक्लियर एरिया में लोग काम करते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये था हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो मैंने इसे सेकंड फॉल्ट जो ये है कि जो इंटर होने वाली रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये नहीं बता सकता। मसलन आप समझते हैं कि लो इंटेंसिटी वाला पार्टिकल इंटर हो रहा है या हाई इंटेंसिटी वाला पार्टिकल इंटर हो रहा है, दोनों आयोनाइजेशन करेंगे। तो दोनों से जो आयोनाइजेशन होगी उसके बाद एवलांच इफेक्ट होगा, तो फिर सिग्नल काउंट होगा। इस सिग्नल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये सिग्नल जो है एक जो लो इंटेंसिटी वाली रेडिएशन है उसके लिए भी यही सिग्नल है, हाई इंटेंसिटी वाली रेडिएशन के लिए भी यही सिग्नल है। इसका मतलब है आप लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी रेडिएशन में फ़र्क नहीं कर सकते। ये इसका सेकंड पार्ट है। आपको समझ आया ये टॉपिक? जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं इनको कुछ समझ आई ये बात मेरी? अच्छा, नेक्स्ट हम इसे देखते हैं। ये इसका एक और ना डायग्राम थी, ये इसमें मैंने फिर ये डायग्राम भी डाली है। यानी इसमें आप बड़ी सिंपल सी मैंने डायग्राम इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इसका जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है, यानी बाहर से ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ से पार्टिकल यानी ये विंडो है, ये वाली ये पार्टिकल्स हैं जो इंटर हो रहे हैं। ये टंगस्टन वायर है जो एनोड के तौर पर काम कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाली जो है ना ये सेंटर वाला जो है ना, ये कॉपर ट्यूब जिसे हम बोल रहे हैं, ये मेटल का बना हुआ है और बाहर से ये ग्लास ट्यूब है। तो यहाँ पे वो सारा काम इस तरह यहाँ पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप डिटेक्शन जो है इस लोड रेजिस्टेंस के अगेंस्ट डिटेक्शन लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसी को ही दोबारा से ना ये कंस्ट्रक्शन इसकी। अब देखें कि ये होलो ट्यूब है, इसकी जो लेंथ है ये 15 से 50 सेंटीमीटर होती है, कॉपर से बनी हुई है। ये दो साइंटिस्ट थे, गीगर और मुल्लर जो है, ये इन्होंने ये ट्यूब को जो है वो आप समझ लें कि इन्होंने ये सारा प्रोसेस जो है ये बताया था कि ये कैसे जो है डिटेक्शन होगी। तो इसको गीगर मुल्लर मुल्लर ट्यूब भी कहा जाता है। गीगर मुल्लर ट्यूब जो है इसको आप इनर्ट गैस एक ले लेते हैं, आर्गन ले लें 0.1 एटमॉस्फेयर, यानी आप 1 एटीएम का 10वां हिस्सा जो है उसके अंदर 10% आप इथाइल अल्कोहल भी डालते हैं। ये आपकी क्विंचिंग का काम करती है, ये अल्कोहल जो है ये क्विंचिंग का काम करेगी। अच्छा, अब इसको फिर ग्लास ट्यूब के जरिए से ग्लास, फिर ये टंगस्टन वायर है, ये टंगस्टन जो है ये 0.5 मिलीमीटर की है सेंटर। टंगस्टन वायर
हम बात कर रहे थे गीगर मुलर जो ट्यूब है, इसमें हम कहते हैं कि टंगस्टन वायर 0.5 मिलीमीटर डायमीटर की है। इसको आपने दोनों तरफ से फिक्स करना है ट्यूब के अंदर, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना है 1000 से 3000 वोल्ट का। इसमें आप एक थिन विंडो प्रोवाइड करते हैं माइका की, जहाँ से पार्टिकल्स जो हैं, जो रेडिएशन जो मिट हो रही है, वो वहाँ से इंटर हो सके माइका विंडो से। अब वर्किंग में हम देखते हैं कि एक एनर्जेटिक पार्टिकल जब इंटर होता है तो आयोनाइजेशन होती है, यानी गैस के मालिक्यूल के साथ वो इंटरेक्ट करता है। आयोनाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन और एक जो पॉजिटिव आयन है वो जनरेट हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेंट्रल एनोड की तरफ मूव करते हैं, जबकि जो कैथोड की तरफ जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स में, और इसको हम एवालांच इफेक्ट बोलते हैं। एवालांच इफेक्ट का मतलब वही है कि आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन फिर आयोनाइजेशन सेकेंडरी सेकेंडरी एंड सेकेंडरी आयोनाइजेशन बार बार हो रही होती है, तो बहुत से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो हाई करंट पल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये हाई करंट पल्स जो है ये एवालांच इफेक्ट की वजह से आती है। अब ईच पार्टिकल एंटरिंग द ट्यूब, इसमें जो है वो सूटेबल, आप उस डिवाइस से आप उसको डिटेक्ट सकते हैं। डिटेक्शन उसकी ये बताया गया है। अच्छा, अब इसको वर्किंग को थोड़ा सा डिटेल में भी लिखा गया है। ये समरी थी इसकी ना, तो ये वर्किंग की समरी है, यानी आप इसको 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट में भी जो है वो देख सकते हैं, लेकिन ये इसकी डिटेल है कि वर्किंग में होगा क्या। When some kind of external particle like an alpha particle or beta particle or gamma or radiation enters to the ionization chamber of Weger-Miller tube, ionization occurs। ये कहता है आयोनाइजेशन कैसे होगी। जब भी कोई एक्सटर्नल पार्टिकल गैस के मालिक्यूल से कोलाइड करेगा तो आयोनाइजेशन होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर मोस्ट शेल में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फ्री हो जाएंगे। इस तरह से हम कहते हैं पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं और एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड आप कैसे देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उससे प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी का। अब जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है ये इसमें एनोड के तौर पे काम कर रहा होता है, और मेटालिक सरफेस जो होती है, आउटर मेटालिक सरफेस, वो कैथोड के तौर पर काम करती है। व्हेन द पॉजिटिव आयन एंड द इलेक्ट्रॉन जब ये जनरेट हो जाते हैं, एक्सट्रीमली हाई जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1000 से 3000 वोल्ट का ये इनको दिया जाता है। तो यहाँ से फिर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेशन हासिल करते हैं, पॉजिटिव आयन जो है वो भी एक्सेलरेशन हासिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड की तरफ मूव करते हैं, और पॉजिटिव आयन जो है ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर आयोनाइजेशन करते हैं, जैसे हम सेकेंडरी आयोनाइजेशन बोलते हैं। सेकेंडरी आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 2 हो जाती है, जो फिर फर्दर आयोनाइजेशन करते हैं। जिस तरह से ये प्रोसेस जारी रहता है, चेन रिएक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को आप एवालांच इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपको आता है कि एवालांच इफेक्ट क्या है, तो ये आपको इसका पता होना चाहिए। ये वो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर गीगर मुller काउंटर जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड की तरफ जब ये पहुंच जाते हैं, तो इसे ये अपना सर्किट को कंप्लीट करते हैं, मेटालिक सरफेस की तरफ दोबारा आते हैं और काउंट जो है वो दे देते हैं। तो इस सूरत में जो है गीगर मुller जो काउंटर है वो रेडिएशन, एक रेडिएशन दाखिल होने वाली रेडिएशन का जो काउंट है वो उस इलेक्ट्रॉन के सर्किट कंप्लीट करने से आपको मिल जाता है। फिर डेड टाइम भी है कि इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होता है तो एवालांच इफेक्ट देता है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं कर पाता सर्किट को और रिकम्बाइन नहीं हो जाता, तो एक कुछ टाइम इसे चाहिए होता है। और इसी टाइम के अंदर
किसी किस्म की फर्दर रेडिएशन जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। इसको हम डेड टाइम बोलते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये इनएफिशिएंट हो गया है, ट्यूब ये इनएफिशिएंट हो गई है क्योंकि ये इस टाइम के अंदर कोई मज़ीद रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाती। डेड टाइम जो है ये जो है ये लाज़मी मौजूद है इसके अंदर, और इसमें चूँकि ये इनएफिशिएंट है, इसकी जो डेड टाइम का जो टाइम पीरियड है ये 200 से 400 माइक्रोसेकंड तक होता है। डेड टाइम में ये आप अगर n पार्टिकल्स थे जो ट्यूब के अंदर एमिट हुए 1 सेकंड में, और लेकिन जो n पार्टिकल्स हैं जो काउंट हुए हैं वो स्मॉल n है और कैपिटल N है वो जो इंटर होने वाले हैं। तो t जो है आप यहाँ पे डेड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1/n जो है ये वो वाले पार्टिकल हैं जो काउंट हो रहे हैं, ये n जो है ये n कैपिटल N वो वाले पार्टिकल हैं जो इंटर हो रहे थे। तो इस फार्मूले से आप इनको डेड टाइम को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम इसकी क्वेंचिंग लाजमी करते हैं। क्वेंचिंग यही है कि जब रिकम्बाइन करता है पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन से रिकम्बाइन करता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से ये खतरा होता है कि एक एन अदर एवलांच इफेक्ट जनरेट ना हो जाए। अब ये रिक्वायर नहीं होता, यानी अब आपको एवलांच इफेक्ट दोबारा से नहीं चाहिए होता क्योंकि काउंट आपने कर चुके हैं। तो ये जो है अब ये इसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है कि दोबारा एवलांच इफेक्ट हो। तो उसके लिए फिर आप क्वेंचिंग जो है वो ये प्रोसेस जो है ये करते हैं। आप जो है एवलांच इफेक्ट को दोबारा उससे पैदा होने वाली रेडिएशन को काउंट करने का आप नहीं, उसका आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक मेथड जो केमिकल क्वेंचिंग का है तो आप इसमें हम 10% एथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो जो एक्सेस एनर्जी होती है, जो जैसे हमने बोला कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी है, ये जो है अल्कोहल है इसको गेन करती है और वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी में से चेंज हो जाती है ये वाली एनर्जी। तो अल्कोहल का मकसद यही होता है कि इस एनर्जी को कंपनसेट करना। कौन सी एनर्जी को? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली एनर्जी को कंपनसेट करना, और मज़ीद दूसरे एवालांच इफेक्ट जो पैदा होने की कोशिश होगी इससे एनर्जी से उसको रोकना। तो किसी किस्म का कोई दूसरा एवालांच इफेक्ट पैदा ना हो ताकि आप रेडिएशन को मिसकाउंट ना कर सकें। डिसएडवांटेज ये दो ही हैं, मैंने बता दी हैं। पहला तो ये डिसएडवांटेज यही है कि इसमें डेड टाइम है, 200 से 400 माइक्रोसेकंड के अंदर कोई मज़ीद फर्दर डिटेक्शन मुमकिन नहीं होती। तो इसको फिर आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे आप काउंटिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटिंग रेट कम, तो सिंगल पार्टिकल को डिटेक्ट भी नहीं कर पाता क्योंकि डेड टाइम बीच में आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये एनर्जी का कोई फ़र्क नहीं कर पाता दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स से रिलीज होने वाली, यानी हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी। अगर हाई या लो एनर्जेटिक पार्टिकल हैं दोनों में कंप्लीट आयनाइजेशन होती है, दोनों में करंट पल्स एक जैसी आती है क्योंकि एवलांच इफेक्ट दोनों में है। तो करंट पल्स जब एक जैसी आएगी तो फिर आप किसी किस्म का डिफरेंस आप नहीं ले सकते कि कौन सी रेडिएशन थी और उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा थी, इससे इसका आपको नहीं पता चल सकेगा। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस, कि आप इनको रेडियो आइसोटॉप्स को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और बहुत सी दूसरी जगहों पे भी रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल होता है। मेडिकल फील्ड की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल फील्ड में आप इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव Na24, सोडियम 24 की बात हो रही है। रेडियो सोडियम 22 और 24 ये होते हैं, इसमें जो 24 सोडियम है ये रेडियो एक्टिव होता है। ये ट्रेसर के तौर पे एज अ ट्रेसर यूज़ किया जा सकता है। ये 4 किस्म के जो आइसोटॉप्स हैं
ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं जब हम इनको एज अ ट्रेसर यूज़ करते हैं। इसमें वो कौन-कौन से हैं, ये हमारे इसके ऊपर जो है, हमारी जो बॉडी के ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा असर डालते हैं। ये 4 जो मशहूर एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसमें टेक्नीशियम 99 है, थेलियम 201 है, आयोडीन 131 है और सोडियम 24 है। जो डैमेज टिश्यू होता है, जैसे कि हम कहते हैं हार्ट का, लिवर का या लंग्स का, तो ये उन रेडिएशन को जो है ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, डैमेज टिश्यू जो है। जैसे हम कहते हैं कि जो टेक्नीशियम है और थेलियम जो है, ये हार्ट के जो और लंग्स के जो डैमेज टिश्यू हैं, ये उनको जो है ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। डैमेज टिश्यू इन दोनों तरह के रेडियो आइसोटोप्स को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसी तरह से जो आयोडीन 131 है, ये थायराइड ग्लैंड जो है इसको एब्ज़ॉर्ब करता है और आप गॉइटर को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सोडियम 24 की। सोडियम 24 कहाँ पे? सोडियम 24 अगर कहीं भी ब्लॉकेज है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज है, तो उसका पता चलाने के लिए आप सोडियम 24 जो है उसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे ब्लॉकेज होती है वहाँ पे सोडियम जो 24 है वो ज़्यादा जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो सोडियम 24 जो कि ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, तो ये आप कैसे ले रहे हैं? ये आप ले रहे हैं NaCl की शक्ल में। लेकिन इसका आप सॉल्यूशन जो है वो आप मुँह के ज़रिए आप ले सकते हैं या इंजेक्शन के ज़रिए ये पेशेंट को जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है Na24 और Cl। क्योंकि इसमें लेबलिंग मौजूद है Na24 और ये गामा रेडिएशन जो है ये जो है गामा रेडिएशन एमिट करता है सोडियम 24 जो है। तो जब ये बॉडी के जिस पार्ट के अंदर एडज़ॉर्ब होगा, वहाँ से गामा रेडिएशन निकल रही होंगी। तो अब गामा डिटेक्टर उस बॉडी के ऊपर जो है वो वहाँ पे जो है उसको फेरेंगे, जहाँ से आपको गामा रेडिएशन ज़्यादा एमिट हुई हुई नज़र आ रही होंगी। तो इसका मतलब है वहाँ पे मौजूद वेसल के अंदर, वहाँ पे मौजूद वेन के अंदर जो है, ये आर्टरी के अंदर जो है ये ब्लॉकेज मौजूद है। तो ये आप इसे मेडिकल में एज़ अ ट्रेसर जो है यूज़ कर सकते हैं। किसको? सोडियम 24 को। 131 जो आयोडीन है, ये अगर थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एबनॉर्मल टिश्यू को जो है ये डिस्ट्रॉय करता है। और इसके अलावा P30 जो है ये बीटा रेज़ एमिट करता है और इसको स्किन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये भी हाई एनर्जी जो है गामा रेज़ देता है, ये हाई एनर्जी गामा रेज़ देता है। और इसको आप जो कैंसर है, टिश्यूज़ के अंदर मौजूद कैंसर है, उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। इसके बाद रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 या फिर रेडियो एक्टिव जो है ऑरियम 198, ये भी गामा रे हाई एनर्जी गामा रेज एमिट करते हैं। इनको ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कार्सिनोजेनिक ट्यूमर है उसको किल करने के लिए या जलाने के लिए आप गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं, इस रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो है आपके पास इसका रेडियो आइसोटोप का यूज़ वो इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया अगर आप देखना चाहते हैं, फिल्म्स की थिकनेस देखना चाहते हैं, ये फार्मूले होते हैं ख़ास किस्म के जिसमें आप फिल्म की थिकनेस मेज़र कर सकते हैं, या पेपर या शीट या रबड़ की जो है थिकनेस है उसकी मोटाई जो है उसको मेज़र करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप इसे जो कार इंजन है उसके अंदर कोई वियर टियर मौजूद है, यानी कहाँ कहाँ पे कोई क्रैक मौजूद है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मेटल को क्रोजन से रोकने के लिए और क्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो आइसोटोप्स को। इसके अलावा कहीं लीकेज है और जो अंडरग्राउंड है, जैसे कि ऑयल की लाइनें हैं या वाटर पाइपलाइंस हैं, तो वहाँ पे कहाँ पे लीकेज आ रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि दूसरे तरीके से नामुमकिन होता है,
यानी तकरीबन नामुमकिन होता है ऐसी बातें जो आप इन रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे लीकेज है वहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ज़मीन के नीचे। तो आप इसका सॉल्यूशन जो है उसमें डालते हैं, तो जहाँ पे क्रैक हो रही होती है वहाँ पे गामा रेडिएशन फिर एमिट होती है। उन रेडिएशन को आप जो है वो देख सकते, काउंट कर सकते हैं। जैसे आप उनको काउंट करेंगे तो आपको लीकेज वाली पॉइंट का पता चल जाएगा। इस तरह से आप इसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें अभी, तो फिर हम जो है इसका जो हमारा सेकंड सेशन है उसमें हम इस टॉपिक को फर्दर जो है वो कंप्लीट करेंगे। आपने ये ख्याल रखना है पेपर में कि आपने ये ना कोई चीज़ें छोड़नी नहीं है, क्योंकि असल में चीज़ें हुई हैं मिक्स। यानी कोऑर्डिनेशन आपके बेसिकली क्या कितने टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड्स हैं, मैग्नेटो केमिस्ट्री है और फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये आपके टॉपिक का जो आपका जो सिलेबस का हिस्सा है ये यही वाले टॉपिक्स हैं। इसमें आपके 2 यूनिट थे मैग्नेटो केमिस्ट्री के, 2 यूनिट न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हैं, 1 यूनिट लैंथेनाइड्स का, 1 यूनिट एक्टिनाइड्स का, 2 यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। 1 यूनिट आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर का रह गया है, लेकिन वो हमारे पास मज़ीद टाइम नहीं है। अगर हमारे पास 2-3 क्लासें और होती तो हम उनको भी लाज़मी पढ़ते। लेकिन जहाँ तक पढ़ा है वहीं तक आपका पेपर है, पेपर उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपने इसमें हुई है मिक्सिंग ना, जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं तो उसका एक पार्ट आपको न्यूक्लियर से मिलता है, दूसरा मैग्नेटो से मिल जाता है। तो इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेंगी। तो 2 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ ऐसे हैं जो कि पूरे हैं। अब 2 क्वेश्चंस पेपर आपको डेट शीट के ऊपर मिलेगा कि कौन सा किस दिन आपका पेपर है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बहरहाल मैंने पेपर बना के आपका दे दिया हुआ है, तो वो अब आपका जब भी पेपर हो, मैं आपको जस्ट आपको डिटेल बता रहा हूँ कि आपने वहाँ पे आपके साथ ये ना हो कि आप समझे हमारे साथ हाथ हो गया है। तो आपने ये चीज़ें जो हैं ये सारी तैयार करनी है। यानी एक अगर पार्ट लैंथेनाइड से आ रहा है तो दूसरा पार्ट हो सकता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से हो। एक पार्ट अगर मैग्नेटो केमिस्ट्री से आ रहा है, दूसरा हो सकता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हो। ए बी हर क्वेश्चन के 2 पार्ट लाजमी हैं। और आपको पता होता है ना कि 8 क्वेश्चन है, 5 आपने करने होते हैं, तो आपने इसी तरीके से तैयारी करनी है। तो हर यूनिट से तकरीबन 1 क्वेश्चन लाजमी बन रहा है। मैग्नेटो के 2 यूनिट हैं, न्यूक्लियर के 2 यूनिट हैं, कोऑर्डिनेशन के 2 यूनिट हैं, बाकी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का 1-1 यूनिट है। यानी उनका पोर्शन इक्विवेलेंट टू 1 क्वेश्चन है। मतलब 20 नंबर है, वो 20 नंबर बिखरे हुए हैं, यानी 10 नंबर एक जगह पे हैं, 10 नंबर किसी और जगह पे हैं, इकट्ठे एक जगह पे नहीं है। तो आप इसलिए आप इसे तैयार करें, आपको सारा तैयार करना पड़ेगा सिलेबस, ताकि आप जो है वो अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, जैसे आप सब लोग माशाल्लाह अच्छे हैं, तो फिर आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पार्ट मिक्स है उसामा, पार्ट मिक्स है। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब आप समझ लें कि एक ही यूनिट से हैं। एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है और एक क्वेश्चन जो है वो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, बाकी सब मिक्स हैं। यानी आपको एक पार्ट अगर कोऑर्डिनेशन से मिल रहा है, दूसरा पार्ट हो सकता है लैंथेनाइड से मिले। आपको हो सकता है लैंथेनाइड वाला आता हो, कोऑर्डिनेशन वाला ना आता हो, या कोऑर्डिनेशन वाला आता हो, लैंथेनाइड वाला ना आता हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये सारा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। टाइम आपके पास टाइम ही नहीं मेहनत के लिए सर, टाइम आपका गुजर गया। ये जो रबिया एजाज फरमा रही हैं, टाइम कीमती होता है। आपका सेमेस्टर बहुत पहले से शुरू हुआ हुआ है, तो आपने साथ साथ तैयार करना था। एक दिन में तो ज़ाहिर बात है कोई भी बंदा तैयार नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि एक दिन में पढ़ लें और फिर पेपर दे दें, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो ये तो पूरे 6 महीने का होता है सेमेस्टर। ये जो रबिया एजाज साहिबा कह रही हैं, इसमें टाइम आपका ये था कि आपको शुरू से मेहनत करनी थी। अगर आपने शुरू वाला टाइम स्पॉइल किया तो अब आपके लिए वो फिर जो है वो बहुत मुश्किल टाइम है कि आपके पास गिरने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो इसमें मेहनत करनी होगी आपको, इवन पास होने के लिए भी।
पास होने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको कहीं से एक पार्ट आता है दूसरा नहीं आता है, सारी बात आपको नंबर तो एक पार्ट के मिलेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो मिक्स है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि मोहम्मद उसामा, आपको जो भी स्लाइडों में आपको पढ़ाया है मैंने, वहीं से पेपर है सारे का सारा। 8 के 8 सवाल ही वहीं पे हों, वहीं से होंगे, कहीं आगे पीछे से नहीं होगा। हाँ, कोई कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, जैसे आपको नंबरिंग होती है ना, ये नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर आपको फिर जनरल होती है। अब नोमेनक्लेचर में बहुत सी गलती करते हैं यार, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये भी टेस्ट में नोमेनक्लेचर सही की है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं इसमें नोमेनक्लेचर में। आपको नोमेनक्लेचर बैलेंस करनी नहीं आती, मतलब उसमें आप आइन को बैलेंस ही नहीं कर पाते। अगर आप सिर्फ ये एक मेरी बात पे गौर कर लें, जैसे आपको कहा जाता है कैल्शियम, आपको कहा जाता है कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला लिखें। तो कितने बंदे हैं जिनको सही आता है? आपको नाम तो बड़ा फैमिलियर लगता है, बाइकार्बोनेट। तो इसका सही फार्मूला कौन लिख सकता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला कैसे है? हाँ, ये गलत लिखा है मोहम्मद रिजवान ने, CaHCO3। मोहम्मद रिजवान साहब, आप यही गलती आप नोमेनक्लेचर में करते हैं। जब आपको वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है तो आप गलत लिख देते हैं। जब गलत लिखते हैं तो फिर आप नंबर हासिल नहीं कर सकते। ये दोनों ने गलत लिखा है, शहबाज वकील साहब और मोहम्मद रिजवान साहब। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सही फार्मूला लिखना आ गया ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो आप नोमेनक्लेचर भी ठीक कर लेंगे। हाँ, अभी आपने सही लिखा। ये कौन है? आमिर नवाज। आमिर नवाज साहब ने सही लिखा जी। अब यही बात है ना कि आपने वहां पे अगर कोऑर्डिनेशन सेवियर मौजूद है तो आपका बैलेंस नहीं हो रहा, तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें या 5 से मल्टीप्लाई करें, आप इसे कुछ भी नहीं करते। आप इसे वैसे ही छोड़ देते हैं तो नोमेनक्लेचर गलत हो जाती है। जैसे अभी आपने HCO3 को 2 से ज़रब दी ना, क्यों दी? बैलेंस करने के लिए। Ca+2 था, HCO3 -1 था। तो वहां पे भी आप ये काम किया करें ना, वहां पे आप करते ही नहीं है। वहां पे आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वहां पे आप HCO3 लिखेंगे तो नंबर तो 0 मिलेगा। ऐसी गलतियां की हैं आप लोगों ने, सब लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं। चंद एक लोग हैं जिन्होंने अच्छा किया है, बहुत ही कम, मतलब आप समझ लें कि 4-5 लोग गिनती के हैं जिन्होंने नोमेनक्लेचर सही लिखी है। तो नोमेनक्लेचर आपको, वो ज़ाहिर बात है, वो आपको जो है वो मैं स्लाइडों में से नहीं दे सकता, वो आपको बाहर से आएगी। तो बाकी जो है वो स्लाइडों में से होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो नोमेनक्लेचर को आपने, ये यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जैसे अभी मैंने बात की कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, तो ऐसे ही आप मिस्टेक करते हैं। मतलब आपको पता नहीं चलता कि कहाँ 2 लगाना है, कहाँ 3 लगाना है। आप उसे बैलेंस करें यार। अगर दोनों ओड आ रहे हैं तो दोनों को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करें। मसलन एक तरफ 2 आ रहा है, एक तरफ 3 आ रहा है। इसका ये मतलब होता है आप 3 वाले को 2 से ज़रब दे दें। मसलन -3 आ रहा है तो 3 वाले को 2 से ज़रब दे रहे हैं, और +2 आ रहा है तो इसको 3 से ज़रब दें। तो यानी दोनों का आंसर 6 आएगा तो वो बैलेंस होगा ना। तो आप ये काम नहीं करते वहाँ पे। सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करते हैं। जैसे आपको नाम दिया जाता है तो आपको कहा जाता है कि आप इसका कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखें, तो वहाँ पे आप बैलेंस नहीं करना आता आपको। वो भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ से बैलेंस होने चाहिए। पेपर की कंफर्म डेट मुझे नहीं पता आशा बीबी। ये आप कमाल जो है ना, ये जो क्लास असिस्टेंट है, उनसे पूछें, आसिफ साहब से पूछें कि आपकी डेट शीट क्या है। मुझे इसके बारे में नहीं पता। मुझे ये पता है कि आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 11 से। ये नहीं पता कि आपका पहला ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो ये आपने जो है नेक्स्ट, खैर अभी हम दूसरा जो हमारा अभी सेशन एक और है उसमें मिलते हैं। तो जो भी आपकी क्यूरीज हो ना, खासकर पेपर से रिलेटेड, और कोशिश करें मैक्सिमम लोग आज का लेक्चर अटेंड करते हैं, उनको फ़ायदा होता। आज का लेक्चर बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, 24 अब 22 हो गए। तो ये है कि इसमें नेक्स्ट सेशन में कुछ और बातें भी होंगी। ठीक है, अभी आप जो है ना ब्रेक ले लें, दूसरे सेशन में मिलते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।